तो आज थोड़ा सा साइंस टेक से हट के बात करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। लगभग 20 बच्चों ने रिपोर्ट किया है कि मेंस क्रॉस किया है एमपीपीएससी में। तो लगभग 20 बच्चे तो एमपीपीएससी का मेंस दे रहे हैं और 6 और 7 के आसपास मुझे लगता है कि यूपीएससी का मेंस देंगे। अभी 1-2 का कंफर्म नहीं लग रहा मुझे, लेकिन बाकी 6, 7, 8 भी हो सकते हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू देंगे। तो उन बच्चों के लिए भी, क्योंकि कुछ इंदौर निकल गए, किसी का 1 तारीख को इंटरव्यू है, किसी का तो वो अब मानते नहीं चले जाते हैं। उनको ये लगता है ना कि वहाँ पर वो बाहर निकलेंगे बच्चे इंटरव्यू दे के तो उनसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या क्या पूछ रहे हैं इन दिनों में, कौन कौन बैठ रहा है। तो आज थोड़ी सी इंटरव्यू की बात करेंगे और आपके लिए भी काम का है क्योंकि अभी से एक डायरी बनाई है। और एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, यहाँ क्लास में से भी किसी ने पूछा था कि सारी जो पोस्ट होती है उनके काम क्या होते हैं, जितनी भी पोस्ट होती हैं उनके काम क्या होते हैं। क्योंकि इंटरव्यू में ये प्रश्न इस तरह से, 4th पेपर में एथिक्स में भी वो पूछता है कि आप इस पद पे हैं और इस पद पे रहते हुए इस समस्या को कैसे हल करेंगे। तो 4th पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसका सेशन होने वाला था एथिक्स वाले में, लेकिन किसी कारण से हम नहीं कर पाए। तो आज हम काम की बात करेंगे कि प्रशासनिक अधिकारियों का काम क्या होता है। जो अलग अलग पोस्ट है, एक एक पोस्ट पे जाएंगे और उन पोस्ट का काम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टेट सर्विस से शुरू की जाए या यूपीएससी से? यूपीएससी के ज़्यादा है। चलो यूपीएससी से शुरू करते हैं। आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा। यूपीएससी में जब लोग एग्ज़ाम देते हैं तो अधिकांश जो कैंडिडेट्स होते हैं वो प्रायोरिटी में प्रेफरेंस शीट जो भरवाई जाती है उसमें आईएएस को ही प्रीफर करते हैं अधिकांश लोग। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ये तय किया है कि वो आईपीएस बनेंगे। वर्दी वाली पोस्ट कुछ बच्चों की चाह होती है, या जिसके परिवार में पहले से ही कोई डीआईजी है, आईजी है, पिताजी शहीद हुए हों पुलिस में, या ऐसा कुछ जुनून है पुलिस को लेकर के, तो वो आईपीएस को ऊपर भरता है प्रेफरेंस में। अदरवाइज सबके सब लोग आईएएस को ही ऊपर देते हैं। एक आध हमारे साथ एक बच्चा, एक व्यक्ति ऐसा था जिसने आईएफएस को ऊपर दिया था। उसकी इंग्लिश भी अच्छी थी और उसको बार बार 5 स्टार में ही रुकने की आदत थी और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें। उसको लगता था वो विदेश के लिए ही बना हुआ है, भारत के लिए नहीं है। तो उसको बराबर ये जुनून था, तो उसने आईएफएस लिया और आईएफएस बना भी। वो रैंक भी ऊपर थी तो उसको आईएफएस मिल गया, क्योंकि आईएफएस की सीटें सबसे कम होती हैं और बहुत कम लोग बनते हैं। कई बार 25 होते हैं, कई बार 30 होते हैं, इस साल का पता नहीं। तो आईएएस की जो सीटें होती है वो 150 से 180 के बीच वो करती है। आजकल 180 सीटें होने लगी है और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें कि 50% यदि रिजर्वेशन है तो जनरल की 80 सीटें होंगी, 90 सीटें होंगी। तो आपको टॉप 100 में आना होगा। जनरल के किसी व्यक्ति को यदि आईएएस बनना है तो इंडिया में टॉप 100 उसको आना पड़ता है। अगर टॉप 100 में नहीं पहुंचता तो उसके आईएएस बनने की संभावना बिल्कुल बहुत कम होती है। 110, 120 तक भी कभी कभी जाता है, लेकिन कैडर फिर वही बचा कुचा कैडर मिलता है। तो कैडर की भी अपनी समस्या है। जैसे आप 12th के परसेंटेज से या आईआईटी में एंट्रेंस में मार्क्स से या नीट का जो एग्ज़ाम होता है उससे, जब तक आप अच्छे परसेंटेज लेके नहीं आते तब तक पसंद का कॉलेज और पसंद की ब्रांच नहीं मिलती। होता है ना ऐसा? तो ठीक वैसे ही आपको पसंद की सर्विस और पसंद की कैडर, सर्विस और कैडर दो अलग अलग चीज़ है। तो ये तो हो गया एंट्री लेवल पे। और एंट्री लेवल पे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वो असिस्टेंट कलेक्टर कहलाता है और असिस्टेंट कलेक्टर के तौर पर उसको ट्रेनिंग में असिस्टेंट कलेक्टर कहलाता है और उसी दौरान उसको एसडीएम रहना होता है। 6 महीने के लिए वो एसडीएम रहता है। फिर वो फेज़ वाइज ट्रेनिंग मैंने पिछली क्लासेस में बता दी थी आपको कि कितने फेज़ में मिड टर्म ट्रेनिंग होती है। और पहली ट्रेनिंग फाउंडेशन, फिर इंडक्शन और फिर जो तमाम टर्म वाली जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद जिला पंचायत सीईओ के तौर पे, तो मैं यहाँ से काम शुरू करता हूँ एसडीएम के तौर पर, तो अपने आप डिप्टी कलेक्टर वाला काम भी हो जाएगा। और आईएएस के तौर पर आप सबसे पहले जब एसडीएम बनेंगे तब क्या काम करेंगे, ठीक है? तो एसडीएम यहाँ पर जो असिस्टेंट कलेक्टर है और वो ट्रेनिंग में बनता है तो सीधा एसडीएम बनता है। और स्टेट सर्विस से जो डिप्टी कलेक्टर जाता है वो एसडीएम बनेगा या नहीं बनेगा ये
दूसरी बातों पे निर्भर करता है, यानी कलेक्टर क्या चाहता है उससे। लेकिन ये कलेक्टर पे निर्भर नहीं करता आईएएस के मामले में, कि एंट्री लेवल पे वो आईएएस है और असिस्टेंट कलेक्टर है पोस्ट के तौर पे, तो उसको एसडीएम 6 महीने के लिए उसको बनाना होता है, देखना पड़ता है। आपने नरसिंहपुर का नाम सुना है, ये नरसिंहगढ़ है, नरसिंहगढ़ है शायद, है ना। तो वो जो है वहाँ पर जावरा है, नरसिंहगढ़ है, ऐसी कुछ सीटें होती है 15-20, जहाँ पर सीधा आदमी आईएएस आता है, ट्रेनी आईएएस वहाँ पर लगाए जाते हैं। और ट्रेनी आईएएस को जब एसडीएम के तौर पर रखा जाता है, तो मैंने आपको बताया वो एसडीएम और एसडीओ शब्द यूज होता है। जब वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को डील करता है तब वो मजिस्ट्रेट होता है, एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। लेकिन जब वो रेवेन्यू के मसले हल कर रहा होता है, रेवेन्यू की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, वो 2 तरह का ऑफिसर होता है, उसको एसडीओ बोलते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर। तो दोनों एक ही व्यक्ति होता है, एसडीएम भी वही होता है, एसडीओ भी वही होता है। पहले के ज़माने में बत्ती लगाते थे कार के ऊपर, है ना, और उस तरह से उसकी पहचान होती थी। अब आजकल इस तरह से नहीं, आप केवल प्लेट लगा सकते हैं, गाड़ी के बाहर प्लेट, उससे एक पता चलता है कि आज ये एसडीएम है या एसडीओ है। लेकिन जनरली वो एसडीएम की लगा के घूमते हैं, क्योंकि आप जैसे ही बोर्ड से नीचे उतरे, आप कोर्ट, जो आपकी एक कोर्ट है सब डिविजनल ऑफिसर की, तब आप जो मुद्दे सुन रहे हैं वो 2 तरह के मुद्दे सुनते हैं। एक तो सीधा मुकदमा आपके यहाँ पेश किया गया है या कोई एप्लीकेशन आपको दी गई है, और दूसरा तहसीलदार के यहाँ पर किसी मुकदमे में किसी की हार हुई है, वो आपके पास अपील लेके आया। या तो अपील की सुनवाई करेंगे आप। अपील कब होगी? जब नीचे तहसीलदार के लेवल पर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है कि उसका जो फैसला है, उसका जो ऑर्डर है, उसको वो आपके यहाँ चैलेंज कर रहा है, तो फिर, या फिर जो आपने रीट्स में देखा है आर्टिकल 32 में कि सेट्यूरेरी है, और वो जो और तमाम प्रकार की प्रोहिबिशन है, कोवारंटो है ना। पूछा ना आपने देखा होगा कि अधिकार प्रच्छा, और वो नहीं आपने देखा है ना, प्रतिषेध, ये जो चीज़ें होती हैं इनके तहत भी उत्प्रेषण, है ना, और वो रीट जो आती है उसके तहत भी मामलों को वो सुनवाई कर सकता है, अगर उसको ऐसा लगे तो। दूसरी चीज़, एक बहुत ही, जब आप कर्तव्यों में जाते हैं कि इनकी ड्यूटीज़ क्या है, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी रहती है, अपने उच्च अधिकारी द्वारा सौंपे गए कार्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है डेलीगेशन, पावर डेलीगेशन। जब आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं तो एक अलग से चैप्टर है, उसका नाम है पावर डेलीगेशन, शक्ति का हस्तांतरण। यानी कि आपको सौंपे गए कार्य, आपको कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। अब ये जो कार्य सौंपे जाते हैं ये मजिस्ट्रियल कार्य ज़्यादा होते हैं, कोर्ट के काम सामान्यतः नहीं सौंपे जाते। कलेक्टर अपनी कोर्ट के काम सामान्यतः एसडीएम को नहीं देगा, क्योंकि भू राजस्व संहिता जिसको कहते हैं, लैंड रेवेन्यू कोड, उस पर काम होता है। किताबें कौन कौन सी काम आती है, तो उसमें इंडियन पिनल कोड काम आता है, सीआरपीसी काम आती है, सीपीसी काम आता है, यानी सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, और खास करके जो सबसे ज़बरदस्त बुक होती है वो मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो MPLRC, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता। आप यूपी में जाएंगे तो उत्तर प्रदेश भू राजस्व संहिता, और दूसरे स्टेट में जाएंगे तो क्योंकि आपने संविधान में देखा है कि एक केंद्र सूची होती है, एक राज्य सूची होती है, एक समवर्ती सूची होती है, स्टेट लिस्ट, सेंटर की यूनियन लिस्ट पढ़ी ना आपने। तो ये स्टेट लिस्ट जो भूमि है और ज़मीन है वो सबसे बड़ा विषय है, वो सबसे बड़ा विषय है, और वो आइटम किस में आता है? स्टेट में आता है, स्टेट का विषय है। इसलिए स्टेट अपने यहाँ की राजस्व संहिता बनाता है, रेवेन्यू कोड बनाता है, वो स्टेट बनाता है। तो मध्य प्रदेश ने बना रखा है, उसका अमेंडमेंट भी आ गया है, तो MPLRC के हिसाब से काम करता है। उस बुक में जो शक्तियाँ कलेक्टर को सौंपी गई हैं वो कलेक्टर के पास रहेंगी, और जो SDM को सौंपी गई हैं, वो SDO को सौंपी गई है, वो SDO के पास रहेगी। तो उसको भू राजस्व संहिता के अनुसार सौंपी गई शक्तियाँ, जैसे बंटवारे से संबंधित शक्तियाँ, खास करके वो तहसीलदार के पास होती है, सीमांकन, बंटवारा, ये सब तहसीलदार और नायब तहसीलदार की शक्तियाँ बराबर होती हैं। तहसीलदार, अब क्या होता है कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं और उसके लिए इंटरव्यू हो रहा है,
तो अधिकांश बच्चों से मैंने आपको एक घटना भी बताई थी कि मैं जब एक बार इंटरव्यू देने के लिए बाहर बैठा हुआ था, तो अंदर से एक लड़का निकला, वो इंटरव्यू दे के निकला तो बड़ा बिनाया हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ, क्या पूछा, ऐसा क्यों परेशान हो? अरे पूछ रहे हैं डिप्टी कलेक्टर के क्या कार्य है। मतलब उसको लगा ये भी कोई पूछने की चीज़ है, ये क्यों पूछ रहा है, मैं कोई डिप्टी कलेक्टर थोड़ी हूँ अभी, या मैंने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ले ली। लेकिन जो आप एथिक्स वाले पेपर में देखते हैं उसमें भी वो बोलते हैं आप फलाने अधिकारी हैं, अब आप क्या करेंगे। प्रश्न तो शुरू हो गए, और वो भी पूछ रहा है कि आप इस पोस्ट पे आने वाले हो, क्या काम करोगे। तो अगर आपको नहीं पता तो फिर आप बताओगे कैसे, और बताओगे नहीं तो वो तो बेकार मान लेगा आपको, वो कहेगा ये इस काम के नहीं है, ये इस पोस्ट के काम का नहीं है। तो ये बताना पड़ेगा, तो आपको ये समझना पड़ेगा ये सिचुएशन, इसको समझे बिना आप समझ नहीं पाएंगे। तो क्या काम बताया, यहाँ पर सौंपे गए कार्य, उत्तरदायित्व, वो जो ड्यूटी सौंपेगा। तो कलेक्टर कौन सी ड्यूटी सौंप सकता है, जैसे कलेक्टर को कहीं कुछ चेक करने जाना था, मान लीजिए एक शिकायत आई थी कलेक्टर पे कि कॉलेज में प्रोफेसर ठीक से टाइम पे नहीं आते, और कलेक्टर को लगा कि मुझे चेक करना चाहिए कॉलेज को जाके, अचानक से जाना चाहिए और चेक करना चाहिए कि वाकई में ऐसा हो रहा है नहीं। तो वो किसी भी अपने एसडीएम को या डिप्टी कलेक्टर को काम सौंप सकता है, उसको कह सकता है मैं नहीं जा सकता, आप जाइए। तो वो शिकायत की जो फाइल है, जो भी शिकायत आई थी, बच्चों की शिकायत आई थी, पेरेंट्स की आई थी, वो फाइल वो उसको दे देगा कि ये पॉइंट्स हैं, ये सब चेक करके आने हैं, शिकायत में कौन कौन से बिंदु हैं, बस उसका निराकरण करना है। तो तुरंत वो अपनी फाइल उसको पकड़ा देगा। ये हो गया पावर डेलीगेशन, और वो अपना पावर दे रहा है, वो नोट करेगा उस पर कि एसडीएम श्री फलाना आप आवश्यक कार्रवाई करें, तो ऐसी टिप लगा देगा और नीचे उसके सिग्नेचर, डेट, उस दिन से अब वो आपका काम हो गया, अब वो कलेक्टर का काम नहीं रहा। उसने जैसे अगर आपने नहीं किया है, आपके पास ज़्यादा काम है और आपने तहसीलदार को पकड़ा दिया यही लिख के, तो अब वो उसको पावर डेलीगेट हो गया, अब हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? पर आपको वो करना पड़ेगा। आपदा प्रबंधन से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आपको वहाँ ऐसे प्रश्नों के उत्तर देते समय में इंटरव्यू वाले ये प्रश्न पूछ के अपने काम में लग जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि ये काफ़ी देर तक बोलता रहेगा। आप ध्यान रखिए, आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि आपसे अगर ये कहा जाए कि डिप्टी कलेक्टर के क्या कार्य हैं बताइए, फिर वो अपना कागज वागज निकाल, हाँ भाई बताओ, वो कागज निकालो, ऐसे वो हो गया, अरे वर्मा जी वो वाला देना जरा, ये ऐसे हो जाता है उनका। वो ये ध्यान नहीं देते कि अब आप मतलब आप उत्तर दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। उनको लगता है ये तो मतलब देगा ही। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि उत्तर 2 मिनट में खत्म हो जाएगा और अब आपको अगला क्वेश्चन पूछना है तो मेंटली जो आप तैयार रहें कि अब अगला क्वेश्चन क्या होगा। नहीं, वो ये चाहते हैं कि अब आप बोलते रहो, फिर और क्या करेंगे आप। और इसका मतलब है कि 5 मिनट तक भी बोलना पड़ सकता है, 10 मिनट तक भी, क्योंकि यूपीएससी के इंटरव्यू 50 मिनट तक भी चलते हैं, तो बहुत लंबा इंटरव्यू होता है। उसमें वो सारा खंगाल लेंगे, आपका सब समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को क्या डेप्थ है। इसलिए ये वाली चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ आप टिके रहेंगे इंटरव्यू में तो आप बताते रहेंगे कि सर पावर डेलीगेट जैसे कलेक्टर हमको करेंगे कि कहीं जा करके जाँच करनी है, तो जांच प्रतिवेदन बना के कलेक्टर के सामने प्रस्तुत कर देंगे, सर उपरोक्त जांच कर ली गई है, आपको जो सजा देनी है वो क्या हो सकता है, वो आपको क्या सजा भी आप ही दो, लिखो, तो आप उसके सामने बैठ करके या तो वो लिखवाएंगे सजा, और या फिर आप खुद लिखेंगे, वही तुम ही लिखो और तुम ही डिस्पैच कर दो कि ये कलेक्टर साहब की तरफ से ये सजा हुई, मैं सिग्नेचर कर दूंगा। या फिर अपनी लगा के सील लगा के सजा दे दो, ये भी वो कर सकता है। यानी कुछ भी हो सकता है। ये इतनी विचित्र पोस्ट है कि कुछ भी हो सकता है। बाकी जितनी भी पोस्ट है होती है ना, जैसे बैंक है तो बैंक में आप कैशियर हैं तो आपको पता है कि एक केबिन में जाके बैठना और आपको करना क्या है, दिन भर पैसे जमा करने, पैसे निकालने, जमा करने, ये काम करना है। आप मैनेजर हैं तो आपको लोन सैंक्शन करने हैं, ये करने हैं और दूसरे काम करने हैं, सब पता है। किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो आप चिट्ठी पत्री बांटने वाले से लेकर के किस टाइप के व्यक्ति हैं, आप बीमा को देखते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जो जमा होता है डिपॉजिट कराने आते हैं उस काम को देखते हैं, आपका काम फिक्स होता है। कॉलेज में जाते हैं तो प्रोफेसर को पता होता है उसको पढ़ाना है, आज जाके क्लास लेनी है,
प्रिंसिपल को पता होता है आज मुझे क्लासेस चेक करनी है, ये करना है, वहाँ मरम्मत करानी है, ये करना है, सब काम सबको पता होते हैं। इसमें कुछ नहीं पता होता है कि आज आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ सकता है। यानी आप बहुत अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके और शाम को रिसेप्शन का मोड बना के गए कि कहीं शादी में जाना है, रिसेप्शन है, और वहीं से ऑफिस से मैं सीधा रिसेप्शन में जाऊंगा, और दिन में आप 25 डेड बॉडीज के बीच में खड़े हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा काम है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट के समय में आपके रोल भी बदल सकते हैं, और आपको जो सौंपा गया कार्य है डिजास्टर मैनेजमेंट में, मुआवजा बांटने का भी हो सकता है, मृतकों की संख्या गिनने का भी हो सकता है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया आपके इलाके में और 400 लोग मर गए, 60 लोग मर गए, अब गिनती लगाओ कितने घायल हैं, कितने हैं। कलेक्टर थोड़ी गिनती लगाने जाता है, आपके ये अधिकारी जाते हैं, वही एसडीएम जाएगा और वो गिनती लगवाएगा। गिनती गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाती है। मीडिया देखा ना, बहुत दिक्कत हो जाती है। घायल कितने हैं, घायलों की स्थिति क्या है, उनके घर के पते, उनके साथ मिलने वाली चीज़ें, पुलिस के साथ आपका सहयोग, मीडिया के साथ सहयोग, प्रेस कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करना, दवाइयों का इंतजाम देखना, डॉक्टर अगर छुट्टी पे हैं तो दूसरे डॉक्टर्स को बुलाना, प्राइवेट डॉक्टर्स को अरेंज करना, दूसरे जिले से सुविधाएं अरेंज करना, एम्बुलेंस अरेंज करना, कितना कुछ करना है, ये सब आपको करना है। तो कुछ भी हो सकता है, जो भी काम, पर ये रेंज आपको सोचने की बनानी पड़ेगी। जो मैं बोल रहा हूँ ये काम आएगी एग्जाम में, आपको याद आएगा कि ये पूछा है और अब हमको ये सब चीज़ें बताई गई थी। तो इसका पिक्चराइजेशन भी थोड़ा थोड़ा हो रहा होगा आपके सामने, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या परिस्थितियाँ बनती हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे ही आ गए हैं कि चलो चलो पीएससी की तैयारी करते हैं, अच्छे से एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम है, उसमें गाड़ी मिलती है और एक घर मिल जाता है ना। गाड़ी और घर तो मिलता है, लेकिन मैंने बताया ना गाड़ी में बैठे रहना पड़ता है, काफ़ी देर तक बैठे रहना पड़ता है, तब आपको गाड़ी बहुत अखरती कि मिली क्यों, ये नहीं मिलते तो हम बोलते हैं कि बस नहीं मिल रही है, अभी हमारे पास कोई साधन नहीं है। सरकार मोबाइल भी दे देती है, उनकी खुद की सिम देती है, बैलेंस वैलेंस सब वही देती है, और उसको समस्या क्या है कि आप उसको स्विच ऑफ नहीं कर सकते, साइलेंट नहीं कर सकते, उसको चालू रखना पड़ता है 24 घंटे, और घर में रहना पड़ता है, अप डाउन नहीं कर सकते आप। 40 किलोमीटर दूर आपका घर है और जहाँ नौकरी है वहाँ पर 40 किलो, आपको लगता है यहाँ क्यों रहूँ मैं एक सड़े से इस मकान में, ये कितना ख़राब क्वार्टर है। और आप अपने घर पे तो कुछ होता है तो एकदम दीवार बनवा लेते हैं, और यहाँ जो आपको क्वार्टर मिला पता चला पीछे जंगल है, हाँ और दीवार भी नहीं है। तो एकदम से कई बार ऐसी जगहों पे पोस्टिंग हो जाती है, ऐसे ऐसे मकान मिलते हैं और विचित्र गाड़ियाँ मिलती हैं जो बहुत ज़्यादा साउंड करती हैं। आपकी खुद की जो पर्सनल कार है उसमें आप पेट्रोल डीजल नहीं डला सकते, सरकारी में ही डला सकते हैं, उसी में बैठना पड़ेगा, उसी में रहना पड़ेगा, जबकि उससे सर दर्द हो जाता है। आपकी कार बहुत अच्छी है, शांत रहती है, लेकिन वो बहुत चिल्लाती है, लेकिन उसी में बैठना है, ठीक है। ऑफिस भी जो है वहीं रहना है। तो ये सब सुविधाएं इसीलिए देते हैं कि आप कहीं जाएंगे नहीं, हमेशा निगरानी में रहेंगे 24 घंटे, और जब आपको कहा जाएगा तब आप फ़ोन उठाएंगे और उस गाड़ी में बैठ जाएंगे, और घर पास ही में है और तुरंत यहाँ उपस्थित होंगे, ठीक है, गड़बड़ नहीं करेंगे कुछ भी। तो इसलिए ये सारी सुविधाएं, तो ये सब सोच करके अगर आते हैं कि वहाँ घर मिलता है, गाड़ी मिलती है, तो मुझे लगता है थोड़े दिन बाद आपका मोह भंग हो जाएगा। ड्यूटी सोच के आना पड़ेगा, ड्यूटी सोचनी पड़ेगी कि आपको काम करना है। तो चलते हैं डीएम के काम पे। तो एसडीएम के तौर पे वो क्या काम कर रहा है, सौंपे गए उत्तरदायित्व, सौंपे गए उत्तरदायित्व बहुत सारे हो सकते हैं, सभी प्रकार की शिकायतें, जनमानस की सभी प्रकार की शिकायतें, जनता की शिकायतें, जनता की शिकायतें विचित्र प्रकार की हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं। अब ये थोड़ा सा आपको आईपीसी और सीआरपीसी की प्रैक्टिस इसलिए करवाई जाती है, सीपीसी की भी, सिविल प्रोसीजर कोड की भी, और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और एमपीएलआरसी, जो मैं 4 बड़े कानून बता रहा हूँ आपको। ये इसकी प्रैक्टिस आपको इसलिए करवाई जाती है क्योंकि इसके तहत ही आप निर्धारित करते हैं कि ये कहीं सिविल कोर्ट का या दूसरी जो कोर्ट है, सेशन कोर्ट, उनके मामले तो नहीं है, कहीं हमारे पास ज़बरदस्ती आ गए हों,
तो ये मामले अगर दूसरी अदर कोर्ट के हैं, जो सामान्य कोर्ट जिनमें जज बैठते हैं, अगर उन कोर्ट के मामले हैं तो आप उनको सीधा मना करेंगे कि भाई ये जो मामला है ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा। ये आपको निर्धारित करना पड़ता है। तो इसलिए आपको अगर कानून की जानकारी नहीं होगी कि कौन कौन से कानून जो है वो आपके साथ हैं, उनको आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो फिर कई जगह आप निरीक्षण करने आप नहीं जा सकते, जैसे केंद्रीय संस्थान होते हैं बहुत सारे, वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे BHEL का कोई मामला है तो BHEL अपने आप में केंद्र का वो है, और कोई उद्योग विभाग में आता है, कोई दूसरे एनर्जी डिपार्टमेंट में आता है, कोई एनवायरमेंट मिनिस्ट्री में आता है, कौन किस मिनिस्ट्री में आता है और सेंटर की है या स्टेट की है, तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो तमाम प्रकार की शिकायतें हैं, जितनी भी शिकायतें हैं कलेक्टर के पास आती है, और अगर वो डेलीगेट हुई हैं या आपके पास आई है, सीधी आपके पास भी शिकायत आ सकती है जिसको आप सुन सकते हैं। अब रेवेन्यू का जो कोड है उसका थोड़ा सा आपको अध्ययन करना पड़ेगा। उसके लिए एक डायरी मैंने आपको बताई थी कि एडवोकेट के लिए एक डायरी आती है मार्केट में, है ना, वो डायरी आप खरीद सकते हैं। उसमें रेवेन्यू ऑफिसर्स के अधिकार दिए हुए हैं कि कौन कौन से धाराएं, कौन कौन से सेक्शंस वो डील करता है ना। जैसे मैंने आपको बताया बंटवारे का अपील, नामांतरण की अपील, है ना, जो बंटवारा होना है उसकी अपील, इंक्रोचमेंट हटाना, अतिक्रमण हटाने का काम अधिकांश कलेक्टर के अंडर में SDM करता है। SDM को पावर डेलीगेट किया जाता है। और लैंड यूज निर्धारित करना, उसको डिटरमाइन करना कि लैंड का यूज क्या होगा, वो एग्रीकल्चर लैंड होगी या फिर रेसिडेंशियल लैंड होगी, यानी उसका यूज क्या होगा। डाइवर्शन उसको बोलते हैं, डाइवर्शन। अगर लैंड यूज जो है मान लीजिए एग्रीकल्चर है तो फिर आप उसमें रेसिडेंशियल अनुमति नहीं दे सकते, उसके लिए डाइवर्शन शुल्क होता है, एक प्रॉपर फीस जमा करानी पड़ती है और वो फीस बदलती रहती है। वो फीस भी आपको अभी की डायरी में जाएंगे तो डाइवर्शन जो शुल्क है वो आपको नेट पे मिल जाएंगे, है ना। वो डाइवर्शन शुल्क जब लेता है तो SDM उसको करता है। देखो मध्य प्रदेश में अधिकांश जिलों में ऐसी बहुत ज़्यादा गलतियां पाई गई हैं, बहुत गलतियां हैं। आज मैं आपको मध्य प्रदेश की एडमिनिस्ट्रेशन की पोल बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में एडमिनिस्ट्रेशन में कितनी ज़बरदस्त पोल पट्टी है। सबसे बड़ी पोल पट्टी तो आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट पे आप जाइए। अब आपको एक मैं सूत्र बताता हूँ कि ये कार्य कहाँ मिलेंगे, इनके कार्य आपको याद करने हैं तो लिखित रूप में इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो एक 17 मैनुअल डॉक्यूमेंट RTI का, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 17 बिंदु का एक मैनुअल है, वो आपको RTI करके एक सेक्शन मिलेगा। आज जब आप किसी वेबसाइट को खोलोगे होम पेज में तो RTI लिखा होगा एक पेज पर, तो RTI वाले को आप क्लिक करेंगे तो उसमें सारे ऑफिसेस के RTI के 17 पॉइंट्स वाला मैनुअल वाला एक प्रपत्र होगा, डॉक्यूमेंट होगा, वो खुलेगा। अब 52 डिस्ट्रिक्ट्स में से 40 डिस्ट्रिक्ट्स में वो खुलेगा ही नहीं, वो अंडर कंस्ट्रक्शन लिख रहा है 2005 से। आ रहा समझ, 2005 से अंडर कंस्ट्रक्शन है। और बचे हुए 12 जिले जो हैं उनमें से 6 जिलों में वो अपडेट नहीं है। 3 साल पहले जो कलेक्टर था उसका नाम उसमें लिखा हुआ, आप जाके देख लें। इससे ज्यादा पोल पट्टी नहीं हो सकती डिजिटल इंडिया की। वो थप्पड़ है मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट्स, उसका थप्पड़ है। कई सारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपना फोटो खिंचा करके अपलोड नहीं कर पाए, उसमें फोटो की जगह खाली रहता है, ऐसे क्रॉस रहता है, खाली रहता है, फोटो नहीं है उनका। यानी वो कलेक्टर बन गए, उनमें ये भाव ही नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि आपका फोटो दिखाई देगा। कोई भी अगर डिस्ट्रिक्ट की अगर वेबसाइट खोलेगा तो सबसे पहले सांसद का नहीं दिखेगा, विधायक का नहीं दिखेगा, आपका दिखेगा।
कितनी बढ़िया बात है। लेकिन ये स्थिति महाराष्ट्र में और गुजरात में इतनी नहीं है। वहां आप देखेंगे तो वहां थोड़ी सी स्थिति अलग है। वहां 90%, यहाँ का उल्टा है। यहाँ 90% नहीं चलता है, वहाँ 90% चलते हैं। और मुझे लगता है वहाँ पनिश भी करते होंगे, अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करते होंगे। लेकिन फिर भी जिन जिन का चल रहा है, बाकी 6 का है ना, अब बताया ना मैंने, बहुत सारों का नहीं चलेगा, 46 का नहीं चलेगा, लेकिन जिन 6 का चल रहा है उसका क्या करेंगे, वहां जाके देख सकते हैं। तो आज ये सर्च करो, मेरी संख्या भी दुरुस्त कर देना कि कितना चल रहा है और कितना नहीं चल रहा है, तो 52 डिस्ट्रिक्ट भी याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। और अच्छे से 52 डिस्ट्रिक्ट्स के न केवल याद होंगे, बल्कि उसके होम पेज पे जाएंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उसके फोटोग्राफ मिलेंगे। कोई भी आदमी अपने डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट जब बनाता है तो उनके यहाँ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है उसके फोटोग्राफ बनाता है। जैसे भोपाल की वेबसाइट होगी तो बड़ा तालाब दिखाई देगा या ऐसा कुछ। नहीं डाला है तो इसका मतलब है कि कलेक्टर भी कमज़ोर है, ठीक है। और क्या क्या दिखाई देगा, वहाँ की विशेषताएं, टूरिज्म। और उस जैसे अब भोपाल की वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर कलेक्टर का एक काम गैस राहत है। गैस ट्रेजेडी वाले जो लोग हैं, जो डिजास्टर हुआ था, हमारे यहाँ दुर्घटना हुई थी, और उसकी जो राहत और पुनर्वास का काम है उसका एक अलग से डिपार्टमेंट है। तो अगर आप कहोगे भोपाल कलेक्टर के क्या क्या काम है, तो उसमें एक काम और जोड़ देंगे जो अन्य कलेक्टरों का काम नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश के बाकी 51 कलेक्टर ये काम नहीं करते, लेकिन भोपाल का कलेक्टर एक काम करता है। कौन सा? गैस राहत का। वो क्या करता है, मुआवजे भी बांटता है, उन लोगों के रिहेबिलिटेशन के प्रोग्राम भी चलाता है, गैस राहत वालों के जो मकान बनाए गए उसकी भी बात करता है। एक डिप्टी कलेक्टर पूरा एक उसी काम के लिए उसने नियुक्त कर रखा है। आप कभी कलेक्ट्रेट गए हो तो वहाँ पर एक अलग से कमरा है गैस राहत वालों का। एक आध बार जाओ और कलेक्ट्रेट में हर कमरे में झांक के देखो उसके बाहर क्या बोर्ड लिखा है और यहाँ क्या काम होता है। हो सके तो पूछ भी आओ, ठीक है। कौन कौन चिढ़ता है, कौन नहीं चिढ़ता है, उसकी लिस्ट भी बना लेना, ठीक है। जो चिढ़ता है और भगाता है जनता को, तो फिर उसके लिए क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है, कि उसकी शिकायत कहाँ करना है और उसको लाइट कैसे करना है। बहुत टाइट है ना वो, तो उसको कैसे करना है पूछ आओ। तो वहाँ ज़्यादा लाइव जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। और आपको नाम मिलेगा नायब नाजिर, कानून गो, ऐसे नाम मिलेंगे। अच्छा, आप बोलेंगे कि उनसे मिल लो कानून गो साहब से, आप कहोगे ये कौन है, उसको लगा सरनेम है, बोले नहीं कानून गो पोस्ट है। अच्छा, बोले ये कौन है, बोले ये नाजिर है, ये नाजिर शाखा है। ये कौन है, ये नजूल शाखा, अभी भी उर्दू है। वहाँ जाकर के बड़ा मज़ा आता है, पूरा ऐसा लगता है लखनवी अंदाज है ना। कलेक्ट्रेट नहीं है। और किससे पढ़ के गए, इंग्लिश मीडियम से, IIT से। और वहाँ बात कैसे करते हैं, अनपढ़ आदमी की तरह। अच्छे IPS मैंने बताया ना कैसे बात करते हैं। अरे वो हवालात में इसको बंद करो, है ना। अरे सूबेदार फलाना, ये वो, और थानेदार, और ये पूरी उर्दू में बात करता है। वो भूल जाता है वो अपनी IIT और सब। जब 2 साल 3 साल में पूरा देशी आदमी हो जाता है, ठीक है। ये हमारी व्यवस्था है। तो जो ट्रेजरी वाला काम देखता है वो नाजिर, ऐसी शाखा है। तो आपको ये शाखाओं के नाम कहाँ मिल जाएंगे, उसमें मिल जाएंगे वेबसाइट, जो वेबसाइट चालू होगी, ठीक है। और वेबसाइट चालू है और उस पर जाके RTI में देखेंगे तो आपको उसमें सबसे पहले लिखा होगा कि कलेक्ट्रेट के अंदर कार्यरत शाखाएं। किसी जगह 25 शाखाओं के नाम होंगे, कहीं 30 के होंगे, कहीं 35 के होंगे। कोई लिखते समय भूल गया, थक गया तो उसने छोड़ दिया, ठीक है। फिर उसमें नियम है कि आपके यहाँ कितने तरह की पंजी मतलब रजिस्टर, कितने प्रकार के रजिस्टर रखे जाते हैं इस ऑफिस में, उसकी सूची बना के देनी होती है RTI के तहत। जनता को पता होना चाहिए कि आपके यहाँ इस ऑफिस में इतनी तरह की फाइलें हैं और इतने तरह के रजिस्टर हैं। फाइलें और रजिस्टर क्या होती है, फाइल वो होती है कि जिसके अंदर आप कागज आते जाते हैं और आप लगाते जाते हो। जैसे शस्त्र लाइसेंस शाखा, शस्त्र लाइसेंस शाखा, तो आपको भोपाल के
कौन कौन व्यक्ति बंदूक बेचते हैं, पिस्टल बेचते हैं, उनकी लिस्ट मिलेगी। मुस्तफा खान, ऐसे नाम ज़्यादा होंगे, हाफिज भाई, हाँ, बिस्मिल्लाह गन हाउस, ठीक है, वो वहाँ मिलेगा और उसका पता दिखा होगा। इसका मतलब ये आप, यानी एक कलेक्टर क्या करता है, लेकिन वो कलेक्टर नहीं करता, वो क्या करता है, अपना पावर डेलीगेट कर देता है किसी एक डिप्टी कलेक्टर को। वो निर्धारित कर देता है कि आप कल से शस्त्र लाइसेंस देखेंगे, आपको शस्त्र लाइसेंस देना है, आर्म्स की जो लाइसेंस है वो आपको देना है। अब आपके विवेक पे निर्भर करता है किसको देना है, किसको नहीं देना है। आप उससे कारण पूछ सकते हैं, क्यों, हमने एक कलेक्टर देखा था वो किसी को नहीं देता था, और कुछ लोग पैसे लेके देते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही डोनेशन लेके देते हैं। जैसे एक गरीब बच्चा है, सर मेरी फीस वीस जमा नहीं होती, कॉलेज में 20,000 रुपये फीस है, मुझे निकाल रहे हैं कॉलेज वाले, और उसी समय में बाहर एक आदमी खड़ा है, बोले वो क्या है, बोले वो शस्त्र लेने आया है। बस उसके दिमाग में प्लान बन जाता है, वो उसको बुलाता है, क्या चाहिए, बोले सर वो आर्म्स का वो करवाना था लाइसेंस। अच्छा 20,000 रुपये जमा कराओ, ये बच्चे के इसमें, वो उससे लेके उसको दे देता है, शस्त्र का लाइसेंस दे देता है। कुछ इस तरह से वेलफेयर करते रहते हैं बैठे बैठे। कुछ लोग इतना फंड अरेंज कर लेते हैं 1-8 करोड़ रुपए, उनको खुद को नहीं पता होता कि ये कहाँ से आया है ना, उनके इसमें जमा कराते रहते हैं। कलेक्ट्रेट की रसीद होती है, वो कटती रहती है सेवा की, वो रसीद काट के नहीं जमा होता है बकायदा, और ट्रेजरी में उसमें जमा करते हैं फंड में कि उससे वेलफेयर करेंगे बाद में। तो कई लोग कोचिंग क्लास चलवा देते हैं, जैसे अब सेंट्रल लाइब्रेरी में चले, वो सेंट्रल लाइब्रेरी वाले और ये लोग भी कई जगह से क्या है कि वो डोनेशन ले लेते हैं। आपको लगता है आपसे पैसे नहीं ले रहे, कभी कभी आपसे भी ले लेते हैं, फिर कलेक्टर के उस वाले फंड से भी आ जाता है, फिर सरकार की कोई योजना आती है उससे भी। कई लोग जो फ्री में कोचिंग क्लास चला रहे हैं ना, वो 50 जगह से पैसे ले रहे हैं, वो आपसे नहीं ले रहे, लेकिन 20 लोगों को आपका नाम गिना देते हैं, ये जो अनुराग है ना ये फ्री पढ़ता है, तो विधायक से भी ले लिया। उधर वो मंत्री आए, मंत्री जी को कहा ये देखो कितने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, मंत्री से भी पैसा ले लिया। कलेक्टर को कहा अरे आप आइए लेक्चर दीजिए, हमारे यहाँ फ्री पढ़ते हैं बच्चे। फिर जब जा रहे हैं तब चाय पीते, सर आपके यहाँ तो तरह तरह के फंड हैं, इतने बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, आपको नहीं लगता इनको कुछ देना चाहिए, मतलब यहाँ तो अच्छी खासी जाके नहीं लेना, मतलब एक आदमी से ले लेते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन उसका खाता ओपन ही रहता है और वो 50 जगह गिनाया जाता है। वो आपको लगता है कि आप, लेकिन आपका जबरदस्त यूज हो रहा है, आप यूज में आ रहे हैं, तो ये हमको पता नहीं होता, तो ये भी काम है। तो शस्त्र लाइसेंस इस तरह से भी करते हैं। कुछ रेड क्रॉस में चंदा दिलवाते हैं, क्योंकि रेड क्रॉस एक तरह का एनजीओ है और वहाँ गरीब लोगों को निःशुल्क बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे ब्लड है तो सामान्य लोगों से 700-800 रुपये लिया जाता है एक यूनिट ब्लड का, लेकिन कुछ गरीब होते हैं, बहुत ही ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे हैं, हालांकि उसके भी फंड होते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी है। जब भी एनजीओ शब्द और सेवा शब्द लगता है तो वहाँ घोटाला भी शुरू हो जाता है, ध्यान रखिए। एनजीओ बड़े बदनाम है, सेवा शब्द बड़ा बदनाम है। सेवा के माध्यम से भयंकर घोटाला होता है, जबरदस्त घोटाला होता है, और उसको पकड़ भी नहीं पाते लोग, और कागजों में भी नहीं होता, क्योंकि सेवा हो रही है। इसलिए हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे चक्कर काटते रहते हैं कि साहब हम वो कुछ मदद करना चाहते हैं। एक आया था, बोले सर कुछ नहीं चाहिए, मुझे सारे बच्चों के सिग्नेचर चाहिए और आपके सिग्नेचर चाहिए। मैंने कहा उससे क्या होगा, उससे मैं आपको 20 लाख रुपए दिलाऊंगा सीएम से। अब हो सकता है वो 2 करोड़ लेके आए, हाँ। तो ऐसे लोग बहुत घूमते रहते हैं। आपको कभी कोई यहाँ मिल जाए तो आप ही ठीक कर दिया करो, मेरे तक मत आने दें, उससे क्या मेरा मूड खराब होगा, फिर मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा, है ना। जब भी मैं ऐसे आदमी पे चिल्लाता हूँ तो फिर दिक्कत आती है। ऐसा नहीं करना। हमने जब इलेक्शन लड़ा था तो अपना खुद का पैसा खर्च किया, और हमने तो इलेक्शन में एक विज्ञापन दिया कि जो भी हमारे नाम से चंदा मांगे उसकी एफआईआर कराओ कि ठगी कर रहा है, फ्रॉड कर रहा है। क्योंकि वो तो अगर हमने छोड़ा होता तो हम एफआईआर की क्यों कहते, अगर हम चंदा इकट्ठा कर रहे होते तो एफआईआर की क्यों कहते। मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ अगर कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और उससे किसी भी प्रकार का पैसा मांगा जाता है, मुझे भी कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहाँ करोगे, सीधा एफआईआर करोगे उसकी थाने में, फोर्जरी की, 420 की, धोखाधड़ी की, उसकी एफआईआर करो।
कहीं कोई हिडन चार्जेस नहीं है और किसी भी व्यक्ति को छूट नहीं दी गई है और कोई भी व्यक्ति ये षड्यंत्र कर सकता है। आप सोचोगे सर को क्यों बताएं, सर नहीं छोड़ा होगा और बाहर वो वहीं कलेक्ट करने लग जाए गेट पे उधर ही, हाँ। और आप लोगों को लगे कि ये तो मतलब सर को पूछा, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात होगी ये पूछना, अब इतना सा पैसा देना तो बनता है, आ रहे हैं तो ये तो करना पड़ेगा। ये गलत बात है। ऐसा लोग प्रयास करते हैं, अभी हमारे यहाँ हिम्मत नहीं होगी, या तो हमारी तीव्रता को जानते नहीं, ऐसे लोग आ जाते हैं, उनको पता नहीं है क्या करते हैं, उसके बाद हम पूरा जब तक उसको खत्म नहीं कर डालते तब तक छोड़ते नहीं उसको। ऐसा भी नहीं एक बार कह करके छोड़ दिया कि चलो जाओ भागो, तुमसे गलती हो गई, भागो यहाँ से, आइंदा मत आना, नहीं, हम तो उसका पीछा करते हैं, रहता कहाँ है, और फिर उसके बाद और कहाँ क्या क्या करता है, उसकी सारी दुकान बंद कराते हैं और पूरा उसको नेस्तनाबूद करते हैं। उसके बाद वो उसके जीन्स तक चला जाता है, अगली पीढ़ी में भी नहीं आएगा, ठीक है ना, मतलब इतना उसको रटा देते हैं ठीक है, बहुत खराब आदत है। तो ये हमने किया है, तो खैर ये तो एक अलग चीज है, लेकिन ये यहाँ तक काम होते हैं। तो शस्त्र लाइसेंस शाखा, तो उसमें सूची कि कौन कौन शस्त्र बेचते हैं उनकी सूची भी उसको देनी होती है। और आप देखेंगे भोपाल में बहुत है शस्त्र लाइसेंस वाले, ठीक है। तो वो जो मैंने बताया ना, एक व्यक्ति था वो 1 करोड़ रुपया दे दो तो भी नहीं देता था, वो बोलता जरूरत क्या है तुम क्या करते हो, बोले मैं वहां रहता हूँ, बोले वहां टाइगर आता है, बोले नहीं टाइगर तो नहीं आता, तो इंसान ही आता होगा ना, तो तुम उसको मारोगे फिर, और फिर ज्यादा बैठ जाता, बोले नहीं सर वो तो देना पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं है, रूल है। अच्छा रूल है, मतलब तुमको चाहिए, साले तुम गुंडागर्दी करना चाहते हो, वसूली करना चाहते हो शस्त्र दिखा करके, तुम खेत पे जाओगे अपने तो पीछे टांग के जाओगे, तो टांग के जाओगे तो आसपास के खेत वाले डरेंगे क्योंकि उनके पास हथियार नहीं है, तुम्हारे पास हथियार है, तुम उसके जब उसके खेत पे कब्जा करोगे तो वो बोल नहीं पाएगा क्योंकि तुम तो मार डालोगे उसको। तो लोगों के खेत पे कब्जा करने के लिए चाहिए तुमको, लोगों को मारने के लिए चाहिए, उनका घर छीनने के लिए चाहिए, उसके प्लॉट पे कब्जा करना चाहते हो। इतनी जबरदस्त इंटरव्यू हो जाती थी उसकी, उसके बाद वो जीवन में कभी नहीं सोचता है कि मैं जो है शस्त्र लेना चाहता हूँ, ये कोई शस्त्र मेरे पास होना चाहिए, मूड ही छोड़ देता है वो पूरा, नहीं हम बिना शस्त्र के ही ठीक हैं, हम सुरक्षित हैं। ये काल्पनिक अवस्था होती है, भय जो है ये काल्पनिक अवस्था होती है। किसी भी व्यक्ति को रात को 2 बजे ऐसा लग सकता है कि मेरे दुश्मन बहुत हैं और किसी भी दिन मुझे कोई भी मार डालेगा, किसी को भी लग सकता है। सुबह उठ करके उसको लगने लग जाए कि एक आदमी बराबर मुझे घूरता है और इसके पास गन होगी तो, या मेरा गेट किसी ने नॉक किया और एकदम से मेरे ऊपर अगर गन तान दी तो मेरे पास तो गन होनी चाहिए, तो हर आदमी को लग सकता है। तो आप किसी का भी मूड चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका काम है कि आप किसको देते हैं किसको नहीं देते हैं, कौन समर्थ है किसके कितने दुश्मन हैं, और ये सब चीज़ें। तो शस्त्र लाइसेंस अपने आप में एक माइनिंग एक बहुत ज़बरदस्त डिपार्टमेंट होता है, खनिज, और खनिज के लिए अभी मंत्रियों में मारामारी हो रही है ना, कैसे झगड़ा हो रहा है, देख नहीं रहे, अभी तक बंटवारा नहीं हो पा रहा, क्योंकि खनिज विभाग जो है वो बड़ा मालदार विभाग है, कमाई वाला विभाग। खनिज के बहुत सारे मसले जो हैं वो हम लोग जानते नहीं हैं। खनिज में रेत उत्खनन का कितना नाम आया था पिछले सीएम का, और डंपर और ये और वो, आपने देखा नहीं, नर्मदा की खुदाई हो गई, कितना ज़्यादा ये सब हुआ। ये किसका काम है, कलेक्टर का काम है, और उसमें भी एक ड्यूटी एक डिप्टी कलेक्टर की होती है, खनिज विभाग। आज आपकी क्लास लग रही है, आपको करना क्या है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और अगर आपको समझ में आई तो ये तीव्रता से जब आप बात करेंगे और ये सब अगर खुल करके इस तरह से समझ में आएगा, और अगर आपने वहाँ बता दिया तो फिर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। क्योंकि इसका मतलब है कि आपको पता है कि कौन सा विभाग क्या काम करता है और उस विभाग में उस पद पे क्या काम किया जाता है, आप मेंटली प्रिपेयर हैं। क्योंकि टीचर के एग्जाम देते समय तो आप प्रिपेयर होते हैं कि आपको जा करके पढ़ाना है, और क्या क्या पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाना है, एग्जाम की तैयारी करानी है, फिर कॉपी चेक करनी है, पेपर सेट करना है, यही काम होते हैं टीचर के। तो वो क्लियर होता है, बैंक वाले का काम क्लियर होता है। तो फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय हम केवल हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी और यही क्यों पढ़ते रहते हैं, ये तो पता चले ये करते क्या है।
क्योंकि वो तो बंद कमरे में होता है और आपको कौन ट्रेनिंग देता है वहां पे। आप जाइए, कोई ट्रेनिंग नहीं देगा, वो भगा देंगे, कौन हो तुम, भागो यहाँ से, हम अभी ये काम कर रहे हैं। क्यों? नियुक्तियां, बहुत सारी नियुक्तियां करने का काम भी होता है। नए नए पदों पे आपको नियुक्तियां करनी पड़ती है। तो ये एंट्री लेवल की बात कर रहा हूं मैं। एंट्री लेवल पे भी आपको एक काम सौंप दिया जाता है। पहले तो पटवारी परीक्षा जो है वो इसी तरह से होती थी, अब व्यापम से करवाने लगे। लेकिन जब हम पहली बार गए थे जॉब में तो हमारे कलेक्टर ने हमको, हमारे साथ में जो एसडीएम थे, और उसको सौंप दिया ऐसे। तो हमारे एसडीएम थे वो बड़े कमज़ोर थे, उनका कुछ आता नहीं था, तो उन्होंने हमको सौंप दिया कि आप ही पूरे जिले की पटवारी की परीक्षा भर्ती करोगे। तो पेपर भी बनाए, एग्ज़ाम भी आयोजित की, फिर उनका चेक भी किया और रिजल्ट भी निकाल दिया। एक ही आदमी, सब हो गया। और काम किसका था? एसडीएम का। उसको हमको करना पड़ा क्योंकि उन्होंने सौंप दिया था, और हम चूंकि शिक्षा से जुड़े हुए थे तो बहुत आसान था। कई बार पेपर सेटिंग में एक आदमी ने पेपर सेट किया तो अपने घर में काम करने वाले लड़के को बता दिया, तो उसके 100 में से 100 ठीक हो गए, तो पकड़ा गया। अगर 100 में से 100 ठीक नहीं होता, 2-4 गलत करके आता, तो अभी वो पटवारी होता, बाद में वो जेल गया। क्यों? क्योंकि 100 में से 100 कैसे ठीक हो सकते हैं? एक शंका हो गई। और वो पढ़ता भी नहीं था, ज़्यादा पढ़ाकू था भी नहीं। नकल भी करवाओ तो सोच समझ के करवाना, ठीक है? वो फिर चक्कर में पड़ जाओगे। और कॉपी चेक करने वाले किस व्यक्ति को, दरअसल क्या है कि ये पूरा मैनेजमेंट है। अब ठीक है कि भर्तियां जो है व्यापम से होने लगी, लेकिन व्यापम से क्या होता है ये भी पता है आपको। 3-3 लोग परीक्षार्थी होते हैं, ठीक है? एक ही रोल नंबर पे 3 लोग होते हैं। कब कौन परीक्षा देता है, रिजल्ट किसका आता है और एडमिशन किसका होता है, ऐसी विचित्र परिस्थितियां होती हैं। दरअसल ये सारे के सारे झमेले हो गए हैं, इसलिए भर्तियां, नई भर्तियां, नियुक्तियां, अपॉइंटमेंट, है ना, कई बार सिलेबस डिजाइन करना पड़ता है आप ही को। फिर जो नियुक्त होंगे, अपॉइंट होंगे, उनका प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, कई बार डिस्ट्रिक्ट में ट्रेनिंग होती है, तब आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। ट्रेनिंग देने का काम, ये रेवेन्यू के अलावा बता रहा हूं मैं आपको। रेवेन्यू के तहत तो हम लोग चलेंगे, रेवेन्यू के अलावा काम बता रहा हूं। कार्यालयीन व्यवस्था, ऑफिस मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, विभाग का बजट बनाना, ऑफिस का और विभाग का बजट बनाना। मैंने आपको कल बताया था, बजट बनाते हैं कि क्या क्या खर्चा होगा, बजट बनाना। सिटीजन चार्टर का पालन करना। सिटीजन चार्टर होता है जिसके तहत एक निर्धारित समयावधि में आपको काम करना होता है कि इतने समय में ये काम कर लिया जाएगा, इतने समय में ये काम कर लिया जाएगा, ये करना। स्थापना शाखा, एक बहुत इंपॉर्टेंट शाखा होती है, इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट शाखा को देखता है। इस्टेब्लिशमेंट शाखा, स्थापना शाखा बड़ी इंपॉर्टेंट शाखा है, ब्रांच है ये कलेक्ट्रेट की, और एक ऑफिस की भी होती है, नगर निगम की भी होती है, जिला पंचायत की भी होती है। आप अलग अलग जगह जाएंगे तो हर विभाग में एक स्थापना शाखा होती है। स्थापना शाखा, इस्टेब्लिशमेंट का मतलब ये होता है वहाँ पर जो भी व्यक्ति एम्प्लॉई होते हैं उन सबकी सर्विस बुक होती है, सर्विस बुक लिखी जाती है। जो भी व्यक्ति नया ज्वाइन करता है उसको वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है स्थापना शाखा में। और स्थापना शाखा में आपकी छुट्टी सेंक्शन होती है, आपकी छुट्टियों का हिसाब किताब रहता है, किसने कितनी छुट्टियां ली है और कितनी छुट्टियां बची है, मेडिकल लीव कितनी है, साधारण लीव सीएल कितनी है, और बहुत सारी चीजें। और स्थापना शाखा में ही आपका पूरा भविष्य निधि का पैसा कहाँ गया है, यानी जीपीएफ, आपका जो सीपीएफ है, अब सीपीएफ कटता है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, वो न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस, अब आप एनपीएस का हिस्सा होंगे। पुरानी पेंशन स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम में जीपीएफ कटता था, अब होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन फंड। आपसे ये क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि आपको पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, बहुत सिंपल प्रश्न है। एनपीएस हो गया 2005 से, क्या हो गया, एनपीएस, न्यू पेंशन स्कीम,
अब जो पेंशन मिलती है वो आपको अभी आज की तारीख में ही मिल जाती है, बूढ़े होने पर नहीं मिलती। यानी आप अभी गवर्नमेंट ने चेंज किया है उसमें कि अब हम ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। कितना परसेंट करेंगे? 14% करेंगे। अभी 10% करते थे। 10% आपका डिडक्ट होता था। जैसे आपकी सैलरी हुई 60,000, तो 60,000 आपकी अगर सैलरी है तो उसमें से 6,000 रुपया वो काटेंगे आपके CPF में, वो आपका कंट्रीब्यूशन होगा पेंशन में। आज की तारीख में आपका कंट्रीब्यूशन कितना? 6,000 रुपया, 10%। अब पहले 6,000 रुपया वो मिला रहे होते थे। कौन? गवर्नमेंट। 6,000 वो मिलाते थे। अब वो कितना मिलाएंगे? 8,400, 2,400 रुपया ज्यादा मिलाएंगे। पहले 6,000 वो मिलाते थे, 6,000 आपका कटता था, 12,000 रुपए आपके पेंशन अकाउंट में आज ही की तारीख में डल जाते थे और अब उनका ब्याज मिलना शुरू हो जाता था। लेकिन ये पैसा आप अभी नहीं निकाल सकते। अब क्या होगा? अब 24 जो 100 रुपीज हैं वो आपके एक्स्ट्रा होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कर दिया 14%, 4% एक्स्ट्रा होगा। और इस तरह से अब वो 8,400 रुपया आपके अकाउंट में डालेंगे और आपकी तरफ से 6,000, दोनों मिलकर के कितना हो जाएगा? 14,400 रुपया। अब ये 14,400 का ब्याज मिलना आपको अभी से शुरू हो जाएगा। जब आप 60 सुपर एन्युएशन पे जाएंगे, 60 ईयर में जाएंगे, जो आपका रिटायरमेंट का डे आएगा, उस दिन आपको ऑप्शन आपसे पहले भरवा लिया जाता है कि ये पैसा आप एक साथ लेना चाहते हैं, आधा पैसा लेना चाहते हैं। आधे से आपको पेंशन मिलती रहेगी। वो जो जमा होगा एक तरह से उसका ब्याज और उसका कुछ हिस्सा आपको पेंशन के तौर पे मिलता रहेगा। यानी पेंशन आपको पहले ही मिल चुकी है और वो अब आपके हिस्से में है। तो CPF ये निर्धारित करने का काम भी स्थापना शाखा का होता है। और दूसरे तरह का GIS और दूसरे जो कट होते हैं, कुछ इंश्योरेंस स्कीम होती है कर्मचारियों की, कर्मचारी बीमा योजना जिसको बोलते हैं, उसमें पैसा कटता है। जितनी आपकी सैलरी है उस सैलरी के अकॉर्डिंग आपका बीमा होता है, 8 लाख का, 20 लाख का, 10 लाख का। उसके बाद और आप जो टैक्स जमा करते हैं, आपका टैक्स कटता है, इनकम टैक्स वहाँ से कटता है, प्रोफेशनल टैक्स कटता है। तो इस प्रकार के जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो वहाँ से काटे जाते हैं। ठीक है, तो ये काम जो है स्थापना शाखा देखती है। अकाउंटेंट जो होते हैं, लेखा शाखा, वो उसी से जुड़ी होती है। वो स्थापना शाखा से डॉक्यूमेंट लेकर के अकाउंटेंट आपके ये सब काम देखता है। तो ये काम प्रत्येक दफ्तर को, प्रत्येक अधिकारी को, उसको बोलते हैं ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर, DDO। उसको ऑफिसर को बोलते हैं। जो आपका ऑफिस बॉस होता है वो कई बार DDO भी होता है, ड्राइंग एंड डिस्पर्सिंग पावर, जिसको आपकी सैलरी ड्रॉ करने के, आपके CPF से अगर आपको कुछ सालों की सर्विस हो गई आपकी 10-12 साल की, तो आप 10% CPF भी निकाल सकते हैं। तो कुछ पैसा आप निकालना चाहते हैं, पार्ट विड्रॉवल जिसको बोलते थे पुराने समय में, पुराने GPF सिस्टम में। तो इस प्रकार का जो समय समय पे पैसे की ज़रूरत है तो आप आवेदन देते हैं अपने ऑफिस बॉस को, जिसके पास DDO पावर है। DDO पावर जब किसी व्यक्ति के पास होता है तो उसकी सील और उसके सिग्नेचर ट्रेजरी में चलते हैं। आजकल सब ऑनलाइन सिस्टम है, तो आइडेंटिफाई करता है। अब कंप्यूटर से ही आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ का व्यक्ति आइडेंटिफाई करता है, ऑफिसर, ट्रेजरी ऑफिसर ये काम करता है। ट्रेजरी ऑफिसर की भी पोस्ट है MPPSC में। MPPSC में जाएंगे तो जिला कोषालय अधिकारी है ना, ट्रेजरी ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर, DTO, उसकी भी पोस्ट होती है। तो उसके काम अपने आप यहाँ समझ में आ गए आपको। वो तमाम जो DDO हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, अलग अलग ऑफिस के जो बॉस हैं, उनके ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं, उनकी सैलरी और उनके जो सिग्नेचर से जो निकलती है उसको वो आइडेंटिफाई करता है और फिर उनके सबके अकाउंट में डालता है। तो DDO पावर, आपके यहाँ पर 2 तरह के बॉस हो सकते हैं। एक बॉस ऐसा हो सकता है जो केवल आपका ऑफिस बॉस है, उसके पास DDO पावर नहीं है। लेकिन कलेक्टर जो होता है उसके पास समस्त पावर होते हैं, SDM के पास समस्त पावर होते हैं अपने विभाग के, जहां वो प्रमुख है। तो एज ए IAS जब आप पहली बार असिस्टेंट कलेक्टर बनते हैं और SDM बनते हैं तो आप सब ये पावर लिए हुए होते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, ये बहुत जनरल चीज है।
तो आप कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं, आंसर में समझ में आया कि हम ये तरह का काम करेंगे, डीडीओ वाला काम करेंगे, ऑफिस मैनेजमेंट करेंगे, अपने ऑफिस के जितने भी कर्मचारी हैं उनका रिकॉर्ड रखेंगे, उनकी छुट्टियों का हिसाब रखेंगे, उनकी सैलरी का हिसाब रखेंगे, उनके टैक्स का ध्यान रखेंगे। फॉर्म 16, इनकम टैक्स में फॉर्म 16 होता है जो सामान्यतः दिया जाता है उनको, जिनकी सैलरी से आप पैसा काटते हैं टैक्स के रूप में, तो उनको एक फॉर्म देते हैं जिस फॉर्म में ये जानकारी होती है कि समय समय पर आपका कब कब कितना टैक्स काटा गया। तो जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो फॉर्म उसमें लगाना पड़ता है, उसकी एक कॉपी लगती है और उसमें उसकी डिटेल को आप उसमें भरते हैं अपने इनकम टैक्स रिटर्न में। तो रिटर्न फाइल करते समय में वो फॉर्म 16 का हवाला देना पड़ता है। तो ऐसे जो आप एम्प्लॉय होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनकी थोड़ी सी अलग व्यवस्था होती है, क्योंकि जो डीडीओ होता है उसी की ड्यूटी, अगर आपका टैक्स जमा नहीं हुआ तो आप गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि आपकी सैलरी डीडीओ के माध्यम से आती है। तो डीडीओ की ड्यूटी बनती है कि वो आपका इनकम टैक्स काट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा करे। बात समझ में आई? तो डीडीओ सस्पेंड हो सकता है, उस पर इनकम टैक्स की धाराएं लग सकती है। इनकम टैक्स एक्ट, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट, तो भारतीय आयकर अधिनियम की जो धाराएं हैं वो उस व्यक्ति पे नहीं लगेगी, एम्प्लॉय पे, क्योंकि एम्प्लॉय को नहीं पता उसको कितना टैक्स देना। ये सब निर्धारण करना उसका काम है डीडीओ का। डीडीओ अपने अकाउंटेंट और स्थापना शाखा के व्यक्ति के माध्यम से ये दोनों चीजें डिसाइड करता है। काम समझ में आया? मैं काफ़ी डिटेल बता रहा हूँ और थोड़ा सा महसूस भी हो रहा होगा आपको कि ये सब चीज़ें, और अधिकांश लोग जो जॉब में हैं वो समझते भी होंगे, और जिनके माता पिता घर पे शेयर करते हैं, अगर वो जॉब में हैं और अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं कि आज हमारे साथ क्या हुआ, तो आज आपको टर्मिनोलॉजी भी समझ में आ रही होगी कि वो बोल क्या रहे थे पिताजी उस दिन। ठीक है, क्योंकि कई बार वो सब जो टीचर होते हैं खास करके भिन्नाए होते हैं, 24 घंटे सैलरी की बात करते रहते हैं, है ना। दोपहर में जब चाय होती है सारे टीचर इकट्ठे होते हैं तो सिर्फ सैलरी की बात होती है। हमारा इतना पैसा बढ़ गया है, इतना साल ने काट लिया, उसने ये कर लिया, अगले महीने ये हो जाएगा। उसकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल जाती है और उसी के साथ चाय पी जाती है। ठीक है, शिक्षक की आदत होती है। उसके बाद बात करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता, होता तो बहुत कुछ है, शिक्षक है, पढ़ना पढ़ाना काम है, पूरी दुनिया है उसके सामने, लेकिन सैलरी, है ना, 3-4 दिन तक तो वही चर्चा होती है जब सैलरी बढ़ती है। जब भी कभी ऐसे ऐलान होता है कि आपकी सैलरी 3% 4% बढ़ा दी गई है, तो बस हिसाब किताब, तुम्हारी कितनी बढ़ी, मेरी तो इतनी बढ़ी, फिर उसमें अरे ये बहुत बेकार लोग हैं, इतना ही बढ़ाते हैं, हाँ, फिर वो वही सब चलता रहता है। तो जिनके माता पिता ऐसी नौकरियों में हैं उनको तो याद हो गया होगा जो मैं बता रहा हूँ, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ है तो ये अब सीख लो, यही सब काम है आपका, क्योंकि आप इधर तैयारी करने के लिए आ रहे हो, इसलिए आपको बता रहे हैं, आपके घर पे नहीं आ रहे बताना। ठीक है, आप बोल आए हो ना कि हम उम्मीद से आए, क्योंकि उम्मीदवार हैं। उम्मीदवार किसके हैं? परीक्षाओं के, इन परीक्षाओं के, और इन परीक्षाओं में जाके आपको यही करना है, यही सब होना है। फिर एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पद होता है, कार्यालय अधीक्षक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पद होता है। यहाँ से करप्शन की यही होती है। इसको सब पता होता है, कौन सा रजिस्टर कहाँ है, कौन सी फाइल कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ रखी, किस व्यक्ति को कौन सा काम सौंपा जाना है। लगभग पोर्टफोलियो का जो निर्धारण जैसे मंत्रालय में यहाँ हो रहा है अभी, मंत्रियों के काम का बंटवारा, वैसे ऑफिस के काम का बंटवारा बॉस के माध्यम से जब होता है तो वो ऑफिस सुपरिटेंडेंट का सहारा लेता है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट हमेशा किसी भी कार्यालय में सबसे पहली टेबल उसकी प्रमुख, वो सबसे बड़ा बाबू होता है, उसको आप हेड क्लर्क भी बोल सकते हैं, मुख्य बाबू, ऑफिस सुपरिटेंडेंट। उसका बड़ा की रोल होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल इसलिए होता है क्योंकि उसको पता होता है कि कौन व्यक्ति के पास में कितना काम है और किसको क्या कागज दिया जाना। तो जितनी भी डाक आती है, जितनी भी रिसीव होती है डाक, वो सारी की सारी डाक सबसे पहले ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास पहुंचती है। वो सारी डाक को छांटता है और कौन सा लेटर किस अधिकारी को, किस कर्मचारी को पहुंचाया जाना है वो डिसाइड करता है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का काम है सबसे पहले डाक को छांटना, कलेक्टर को कौन सा जाना है, एसडीएम को कौन सा जाना है, डिप्टी कलेक्टर को कौन सा जाना है। सीधा अगर संबंधित व्यक्ति को जाना है तो वहां पहुंचाता है,
बाकी सारे कलेक्टर को पहुंचाता है। फिर कलेक्टर जो डिसाइड करता है कि वो कार्य डेलीगेट किसको करना है। पावर डेलीगेशन का काम ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं करता, लेकिन जिस व्यक्ति को जो पावर है वो वाला लेटर उस तक वो पहुंचता है, शिकायतें भी पहुंचाता है। तो दरअसल यहाँ से करप्शन की शुरुआत होती है। करप्शन की शुरुआत तो ट्रेजरी में भी हो सकती है, यानी उसमें भी हो सकती है, अकाउंट वाले में भी, वो भी परेशान करते हैं लोगों को पैसे के लिए। और जो मैंने आपको स्थापना शाखा वाला, एस्टेब्लिशमेंट वाला बताया, वो भी करता है। कई जगह जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है वही स्थापना शाखा भी देख रहा होता है, लेकिन स्थापना शाखा हमेशा किसी न किसी एक डिप्टी कलेक्टर के अंडर में भी कई बार दी जाती है। ठीक है। कलेक्ट्रेट में एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रांच होती है जिसको बोलते हैं अभिलेखागार, आर्काइव। अभिलेखागार इतनी महत्वपूर्ण ब्रांच इसलिए है क्योंकि इसमें सारे के सारे अभिलेख होते हैं। आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले कौन सा ऑर्डर किया गया था, किस जमीन का, कौन सा केस चल रहा था, उसका क्या ऑर्डर हुआ था, ये सब के सब वहां रखे हुए होते हैं, फाइलों में दबे पड़े रहते हैं। तो सारी फाइलें एक अभिलेखागार में होती हैं। और उन फाइल्स में से यदि कोई किसी की कॉपी मांगता है कि 1978 में ये केस नंबर था और इसकी कॉपी मुझे चाहिए, नकल चाहिए, तो वो जो नकल अधिकारी है, अभिलेखागार का जो इंचार्ज है, वो कॉपी उसको दिलवाता है, उसकी फोटोकॉपी उसको अवेलेबल कराई जाती है। पहले पटवारी अपने हाथ से लिखा करते थे, तब बहुत भ्रष्टाचार होता था, क्योंकि वो कॉपी तभी लिख के देते थे जब आप पैसे दे। अब बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हैं, और कुछ चीजें जो ऑनलाइन नहीं है वो वहां पर अभिलेखागार के बाहर एक स्लिप लगी रहती है जिसमें सबके रेट लिखे होते हैं कि अगर आपको नामांतरण की फाइल का कॉपी चाहिए तो इतने पैसे पर पेज 2 रुपए, या इस तरह से। आरटीआई में तो आप अब निकाल सकते ही हैं, कोई सी भी जानकारी मांग सकते हैं, लेकिन विदाउट आरटीआई भी आप अगर सीधा जाना चाहते हैं तो अभिलेखागार में आवेदन दे करके आपको इस तारीख का ये ऑर्डर नंबर या इस मुद्दे का आपको ऑर्डर चाहिए, तो उनको कॉपी निकाल के देना पड़ती है, पुरानी कॉपी, ताकि आप अगले मुकदमे में या जहां पर आप अपील के लिए जाना चाहते हैं उसके लिए उसको रिकॉर्ड के तौर पे लगा सकें। बात समझ में आई? तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होता है। इसको कई पत्राचार शाखा, आवक जावक शाखा जिसको बोलते हैं, आप जानते हैं, इसमें पत्र आते हैं और जाते हैं, डिस्पैच होते हैं। तो जो मैंने आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट बताया, उसी के अंडर में ये शाखा होती है, जो शाखा के लोग जो है सीधे सीधे उसको पत्र ला करके देते हैं। ऐसी बहुत सारी काम की शाखाएं हैं। जो खनिज वाला मैं बता रहा था, वो खनिज की अनुमति देते हैं, खनिज के पट्टे होते हैं। सरकारी जमीनें जो होती हैं, उन जमीनों को आवंटित किया जाता है खनिज के लिए, माइंस के लिए, मिनरल्स के लिए। दरअसल हम अच्छे से इसलिए बता पा रहे हैं सब चीजें क्योंकि ये सब काम हमने किया है, और मैं चाहता हूं कि उस अनुभव का लाभ आपको मिले। क्योंकि अभी कल से 1-2 दिन बाद जो इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, उन इंटरव्यू में ये सब चीज़ें, ये वीडियो में जाएगा और वो सब लोग उसको देखेंगे। जो कई बच्चे चले गए हैं, कई बच्चे जाने वाले हैं। अब इतने सारे बच्चों को समय देना मेरे पास संभव नहीं है, इसलिए मैंने आज की क्लास आप लोगों के लिए भी हो गई, और साथ साथ उन लोगों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जाकर के उनको बताना है। एक एक पोस्ट का काम अलग से भी पूछ सकते हैं, पूरा ओवरऑल काम भी आपसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता है आप बताएंगे तो आप 10 मिनट तक बताते रहेंगे कि ये और कर सकते हैं, डिटेल बता सकते हैं। तो खनिज का पता लगाना, तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी कि भारत का अधिकांश बेरोजगार बहुत सारी चीज़ें नहीं जानता, जबकि मंत्री और बड़े बड़े नेता मलाई खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? क्योंकि उनको पैसा कमाने के सारे सोर्स पता होते हैं, शॉर्टकट्स पता होते हैं, और ये शॉर्टकट्स बहुत ही घिनौने और बहुत घटिया हैं, और सूचनाओं का अभाव गरीबी का कारण है, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने आपको सूचना के अधिकार के लिए जब बताया था कि किसी व्यक्ति के पास सूचना से वंचित करना उसकी जान लेने के बराबर है, उसकी हत्या करने के बराबर है। अगर आपने किसी को कोई सूचना नहीं पहुंचाई, मान लिया जाए एक व्यक्ति की नौकरी लगी और उसको 1 लाख रुपया महीना सैलरी मिलने वाली थी, और पोस्ट ऑफिस ने वो सूचना छुपा दी और वो लेटर उस तक नहीं पहुंचाया। आज के ज़माने में तो ईमेल और बहुत सारे माध्यम हैं और रिजल्ट वैसे भी आउट होते हैं, लेकिन अगर वो सूचना उस तक नहीं दे और बाद में 1-2 महीने बाद वो डिप्रेशन में आत्महत्या कर ले,
कि मेरी नौकरी नहीं लगती, सब लोगों की लग जाती है, जबकि उसकी लग चुकी थी 2 महीने। यहां एक तरह से उसकी हत्या हुई, और किसने? जिसने वो सूचना छिपा ली थी। इसलिए सूचना का अधिकार राइट टू लाइफ में डाला गया है, आर्टिकल 21 का पार्ट है। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, किसका पार्ट है? किसी भी व्यक्ति को सूचना से वंचित करना उसकी हत्या करने के समान है, बहुत बड़ा अधिकार है ये। तो सूचना से वंचित कौन करता है? सूचना से वंचित कौन होता है? खास करके ब्यूरोक्रेट्स करते हैं और नेता करते हैं। नेता और ब्यूरोक्रेट सूचना से वंचित करते हैं और लाभ कमाते हैं। सूचनाओं से वंचित करके ही तो लाभ कमाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है, वो किसी जगह आने वाला है नज़दीक में, इसकी केस स्टडी भी आती है। आप यूपीएससी की केस स्टडी, एमपीपीएससी में केस स्टडी देखेंगे ना, कई बच्चे बोल रहे थे केस स्टडी के बारे में कि और कुछ होनी चाहिए, तो ये मैं आपको दे रहा हूँ। आ भी गई है एक बार, मैंने क्लास में बताया भी था और उसके बाद ही आई है ना, मैंने नहीं डाली ठीक है। तो वो क्या था? वो ये था कि कलेक्टर के पास एक, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रपोजल आता है, और प्रपोजल क्या आता है कि आप हमको 150 एकड़ जमीन किसी एक प्रोजेक्ट के लिए दो, जहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जा रहा है, या इंडस्ट्रियल कोई SEZ बनना है, इकोनॉमिक जोन बनना है, या फूड पार्क बनना है, मेगा फूड पार्क बनना है, साइबर के ऊपर कुछ ऐसा बनने वाला है। उसके लिए 150 एकड़ जमीन दीजिए। अगर आपने 150 एकड़ जमीन निर्धारित कर ली है कि ये सरकारी जमीन यहाँ है 150 एकड़, और ये हम सरकार को देने वाले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को, यहाँ वो प्रोजेक्ट आने वाला है, तो निश्चित रूप से उसके आसपास की जो ज़मीन है वो बहुत महंगी हो जाएगी, क्योंकि वहाँ काफ़ी कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट रोड बनाएगी, सुविधाएं होंगी, हॉस्पिटल्स आ जाएंगे, सुपर स्पेशलिटी कुछ चीज़ें और आ जाएंगी, और कॉलोनी बनेगी कर्मचारियों के लिए और उनके लिए, तो बहुत सारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बहुत सारी सुविधाएं होंगी, तो ये पॉश इलाका हो जाएगा। तो आसपास के किसानों को बहुत ऊंचा दाम मिल सकता है, लेकिन आपने ये सूचना किसी को लीक कर दी। सूचना छुपाना और चयनित लोगों को लीक करना दोनों ही अपराध है। अब ऐसे में आपको सूचना छुपा के रखना थी, तो जिस आदमी को 5 लाख रुपए एकड़ दाम मिल रहा था, उसको 1 करोड़ रुपया एकड़ दाम मिलेगा। और आपने एक उद्योगपति को या किसी बिल्डर को या उस शहर के किसी रईस आदमी को वो सूचना लीक कर दी कि इस जगह पर ये लोकेशन हमने ट्रेस की है, तो वो आसपास के किसानों को कहेगा जमीन बेचना है, वो बोलेंगे हाँ बेचना है। तो 5-5 लाख एकड़ में वो बहुत सारी जमीन अरेंज कर लेगा, और एक एक किसान के साथ 95 लाख एकड़ का, 1 एकड़ पे 95 लाख का धोखा हुआ है। आया समझ? ये चीजें जो है ये आपके हाथ में होती है, और इससे कई लोग इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो कहीं रिकॉर्ड पे भी नहीं आता कि उन्होंने किसी से पैसा लिया है, और उन्होंने कोई अपराध भी नहीं किया। कलेक्टर इस मामले में बहुत पैसा कमाता है, क्योंकि वो सूचनाओं को लीक करता है सिलेक्टिव लोगों के साथ में, जबकि उसको लीक नहीं करना चाहिए। एथिक्स ये कहते हैं कि आपको सूचना लीक नहीं करना है, इंफॉर्मेशन नहीं देना है, और वो दे देता है, और उसके तहत वो उनसे पैसे ले लेता है सूचना देने के, उनको लाभ हो जाता है, या रिश्तेदारों को दे देता है, नेपोटिज्म हो जाता है। तो ये चीजें जो है ये आपको समझ में आ रही है ना, एथिक्स भी साथ साथ चल रहा है, काम भी चल रहा है। आपका काम क्या है? तो ये काम है, यानी कि विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराना, ये भी काम है, क्योंकि आप रेवेन्यू के ऑफिसर हैं, तो सरकारी परियोजनाओं के लिए आपको जमीन का। और खनिज वाला खेल तो बहुत ही खतरनाक है। खनिज वाला खेल इतना जबरदस्त है कि किसी भी आम आदमी को खनिज के लिए माइंस लेने का अधिकार है, किसी भी आम आदमी को। उसको बस ये सर्टिफिकेट देना होता है कि मेरे नाम पर इस पूरे भारत में
और पूरे स्टेट में कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई माइंस, कोई खनिज का पट्टा मेरे नाम पर नहीं है। लेकिन इसका सबसे बड़ा लूपहोल है कि ये आम जनता को पता नहीं होता है। वो परीक्षा की तैयारी कर रहा होता है और ज़िंदगी भर में उसको 50 लाख की बचत भी नहीं होगी, 5 लाख 10 लाख रुपए वो बचा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मकान और शादी के बाद। और एक नेता उससे 20 करोड़ और 50 करोड़ और 100 करोड़ तक कमा लेता है एक ज़मीन के टुकड़े से, जो सरकारी ज़मीन है, जो लीज पे मिलती है। ये जितने भी बड़े बड़े कॉलेज और सब बड़े बड़े सेंटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इनके नहीं हैं, सरकार के हैं। प्राइवेट जरूर हैं लेकिन सरकार के हैं। बहुत कम पैसे में इन्होंने 99 साल की 49 साल की लीज पे जो है सरकार से जमीनें ली हुई हैं, और बहुत कम पैसे में, कौड़ियों के दाम, 25 पैसा 50 पैसा 2 रुपया 1 रुपया स्क्वायर फीट, जो मार्केट में रेट 5,000 और 10,000 का है, उसमें इतने इतने बड़े बड़े प्लॉट लिए हुए हैं। और उन जमीनों को इतना ही महंगा, एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहा हूं, वो उतना ही महंगा बैंक में बताया गया है। मार्केट रेट पर उनको बैंक में बता दिया कि ये इतनी बड़ी जमीन है और इसका मार्केट रेट इतना है 5,000 रुपए के हिसाब से, और उस पर लोन सैंक्शन करा के वो बड़ी सी बिल्डिंग बना दी है, जो आपके कॉलेज हैं, कैंपस हैं बड़े बड़े। नहीं तो किसी भी व्यक्ति में इतना दम नहीं है कि वो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना दे। कितने लंबे लंबे क्लासरूम हैं, कितने बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये हॉल तो कुछ भी नहीं लगता। भोपाल में ऐसे 200 सेंटर होंगे, और ये किसने बनाया है? गवर्नमेंट के पैसे पे, आम जनता के पैसे पे और सरकारी जमीनों पे बने हुए हैं। और ये होशियार लोग कौन है? ये बेरोजगार नहीं है, ये ऑलरेडी उन नेताओं के मुंह लगे हुए लोग हैं, या तो खुद नेता भी हैं कई सारे। आपके क्षेत्र के नेता का देख लो, उसका कॉलेज जरूर होगा। इमेजिन करो, कांग्रेस बीजेपी दोनों का होगा, और जिसका नहीं है उसका हो जाए। अब लेकिन अब नहीं खोलेगा, अब चलता नहीं है ना। यही माइंस का हाल है। जब मैंने इसके लूप होल देखे तो इतने खतरनाक थे। वो आवेदन मांगते समय में सर्वे नंबर मांग रहा है। आवेदन में क्या लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो सर्वे नंबर उसको बोलते हैं, ये टर्मिनोलॉजी समझिए, खसरा नंबर भी बोलते हैं उसको। जमीन का एक नंबर होता है प्रत्येक गांव में, जो पटवारी के उसमें सर्कल में आता है। तो सबसे पहले एक सर्वे नंबर होता है, खेत का जो नंबर होता है, आपके खेत की एक नंबरिंग की गई है। वो नंबर, तमाम सर्वे नंबर मिलकर के एक सर्कल कहलाता है, उसको पटवारी सर्कल बोलते हैं। और कुछ पटवारी सर्कल मिलकर के आरआई सर्कल बनाते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल। और रेवेन्यू इंस्पेक्टर सर्कल मिलकर के एक टप्पा बनता है, जो तहसील का छोटा हिस्सा होता है। और कुछ टप्पे मिलकर के फिर एक तरह से तहसील बनता है। तो इस तरह से ये डिवीजन है। तो वो बोलता है कि आपका सर्वे नंबर बताइए, इसमें नोट कीजिए, और पटवारी से वो लिखवा के लिए आइए। अब यहाँ पटवारी भी मिला होता है, कलेक्टर भी मिला होता है, माइनिंग वाला भी मिला होता है, मंत्री भी मिला होता है। और ये सारी खनिज किसके होते हैं? मंत्री के, या मंत्री के आदमी के। क्यों होते हैं? क्योंकि पटवारी उसी को सर्वे नंबर बताता है जो वहां उसमें आवेदन में लिखना है। आप जाओगे कि मैं एक आवेदन करना चाहता हूं, आपको वो बताता नहीं कि खनिज वाला हिस्सा कहाँ है और उसका सर्वे नंबर क्या है, और आपको लिख के भी नहीं देता। और जब तक आप पटवारी की वो रिपोर्ट नहीं लगा देते, आपका आवेदन वहां लगता नहीं है। तो जब हमने देखा किसी को कि इसको आवेदन लगवाना है, बेरोजगार लड़का है, ये भटक रहा है, इसको बहुत अच्छा लोन मिल जाएगा, 50 लाख का लोन जैसे ही उसके पास जमीन आ जाएगी, 3 एकड़ जमीन आ गई, उसकी वो खुदाई करना चाहता है, जेसीबी मशीन खरीदना चाहता है, और मिक्सर ग्राइंडर जैसे बड़े जो क्रशर होते हैं जो क्रश करते हैं गिट्टी को, वो खरीदना चाहता है। तो उसके लिए लाखों रुपए चाहिए। तो लाखों रुपए कैसे मिलेंगे? बैंक वाले गारंटी मांगेंगे, पूछेंगे आपके पास जमीन है क्या। जैसे अभी आप पेट्रोल पंप खोलना चाहते हैं तो आपसे पूछते हैं जमीन है क्या आपके पास। फिर आप जमीन दिखा दोगे तो लोन भी मिल जाएगा और पेट्रोल पंप की अनुमति भी मिल जाएगी। तो अगर उसके पास जमीन आ जाती है तो उसको 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा मशीनों के लिए,
आप 50 लोगों को रोजगार भी दोगे और आप करोड़पति भी हो जाओगे, और पैसा भी 2 साल में निकल आएगा। तो फिर जॉब की क्या जरूरत है? क्यों पीएससी करना है, क्यों आईएएस करना? आप तो 2 करोड़ रुपया अभी 4-5 साल में कमा के बैठ जाओगे, फिर वो 10 साल 15 साल 20 साल के लिए आपको मिला हुआ है, आप कमाते रहिए। तो इतनी आसान चीज है पैसा कमाने की, तो ये आपके पास क्यों नहीं है? आपके पास इसलिए नहीं है क्योंकि आपका कोई रिश्तेदार मंत्री नहीं है। तो फिर ये आम आदमी क्यों नहीं कर सकता? आम आदमी इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं है कि ये सर्टिफिकेट आता कैसे है। तो ये एक नेक्सस है, ये नेक्सस है आपस में, वो सब लोग मिले हुए हैं। वो उसको नंबर बता देता है। दरअसल फॉर्म में एक ही आदमी सब चीजें अरेंज कर देता है, सारे डॉक्यूमेंट अरेंज कर देता है, एक ही आदमी कर देता है। और एक आदमी वो सारे डॉक्यूमेंट अरेंज करके उसको सैंक्शन कर देता है, खुद ही सैंक्शन करवा लेता है, और उसको सूचना हो जाती है कि आप, मतलब ये सब फिक्सिंग है, जिसको मैच फिक्सिंग कहते हैं ना, पहले से मैच फिक्स होता है कि कौन जीतेगा। यानी आप आवेदन करने वाले 100 लोग हो, यानी 90 आवेदन तो रिजेक्ट हो जाएंगे, और 10 आवेदन में 90 आवेदन तो बिल्कुल ही अमान्य कर दिए जाएंगे, उनको देखा भी नहीं जाएगा, तुम्हारे इसमें वो नंबर नहीं है। अच्छा, नंबर वो देता नहीं क्योंकि आपने पैसे नहीं दिए, या आप, ये सब डिसाइड होता है ऊपर से। और उसका नाम दे दिया कि अब जिन जिन लोगों का डिसाइड होगा उसका हम वेबसाइट पर नाम प्रकाशित करेंगे, यानी ये ऑनलाइन हो गया। आपको समझ में आ रहा है ऑनलाइन क्या हुआ? ऑनलाइन ये हुआ कि अब वो जमीन किसकी हो गई, तो बिल्कुल जो सड़क छाप आदमी है, 8वीं पास भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो करोड़पति बन सकता है अगर वो किसी नेता का दोस्त है। तो ये काम कलेक्टर के हाथ में भी है, और कुछ कलेक्टर्स के हाथ में भी नहीं है। कलेक्टर भी ऐसा है वहां पर, वो भी चमचागिरी करते हैं और रात दिन उसके साथ शराब पीते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं नेता को। तो वो एक टुकड़ा डालता है कि चलो एक माइन तुमको भी दिलवा देता हूं मैं, अदरवाइज तो उसको भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये सब नेतागिरी के हाथ में है, इसलिए लोग मंत्री बनने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और धमकियां दे रहे हैं, मुझे नहीं बनाया तो। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा कमाई है, बहुत ज्यादा कमाई। अपने क्षेत्र का पूरा संसाधन, प्राकृतिक संसाधन वो लूट लेते हैं, और वो जनता का होता है। ये सब रोकने का काम भी आपका है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, खनिजों का संरक्षण, वनों का संरक्षण, नदियों का संरक्षण, कंजर्वेशन आपके माध्यम से होता है। करोड़ों की क्लास है आज की, ये इंफॉर्मेशन बाहर नहीं है, और जिनके पास है वो चुप है, कुछ डर के मारे और कुछ लाभ के कारण। कुछ तो डरते हैं और कुछ ने लाभ इतना कमा लिया है कि वो बोल नहीं सकते। हमारे डर का भी कोई कारण नहीं है और लाभ का सवाल नहीं उठता। आई बात समझ में? इसलिए आपको बता रहे हैं। और कुछ लोग 5 साल कलेक्टर रह जाते हैं तो भी समझ में नहीं आता। ये ऐसी बातें भी बता रहा हूँ। कुछ चीजें तो ऐसी है कि 5 साल कलेक्टर रहने पर भी समझ में नहीं आती कि हो क्या रहा है। उनसे कहाँ सिग्नेचर कराए जाते हैं, कहाँ नहीं कराए जाते। बहुत प्रैक्टिस के बाद ये समझ में आता है कलेक्टर में भी कि अच्छा हम बेवकूफ थे उस समय। मतलब बाबू इतनी आसानी से सिग्नेचर करा ले जाता है, सर ये तो बहुत जरूरी है, तो मंत्री जी का है, तो कर देता है, सिग्नेचर कर देता है। तो ये सब संरक्षण आपको करना होता है। मुआवजा बांटना, फसल में ओलावृष्टि हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, उसके लिए मुआवजा देना, उसकी गणना करना। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में बहुत सारे हिस्से हैं, बहुत सारी चीजें जब आप डिसाइड करते हैं। केवल ये जंगल और इसी का नहीं, आप लैंड एक्विजिशन जो करने जा रहे हैं उसी तरह से आप रिसोर्सेज को भी एक्विसाइट करते हैं। कई बार मैंने आपको बताया था कि वाटर का एक बहुत बढ़िया, ड्रिंकिंग वाटर का एक बहुत अच्छा सोर्स निकल आया, और गर्मी के दिनों में लोगों को बहुत दिक्कत होती थी, लेकिन एक आदमी के खेत में बहुत अच्छा बोरवेल हुआ और वहाँ पर खूब पानी आया। इतना पानी आया कि आसपास के 4-5 गाँवों को पानी पिलाया जा सकता है। तो आदमी ने सोचा कि मैं अपने यहाँ गर्मी के दिनों में खूब खेती करूँगा, चारों तरफ पानी नहीं है
तो सब्जियां जो है बहुत महंगी हो जाएंगी, और मेरे यहाँ बहुत पानी हो गया तो अब मैं खूब सब्जी बेचा करूँगा। तो उसके यहाँ बहुत अच्छे से फव्वारा चल रहा था और खूब अच्छे से सब्जियां हो रही थी। उधर से एसडीएम निकला, उसने देखा यहाँ तो बहुत पानी है, इसके सब तरफ तो सूखा है, इसके यहीं पे है। अब वो गया, उसने जाके चेक किया तो पता चला वहाँ तो बहुत पानी है उसे। तो उसने उसका अधिग्रहण कर लिया, उसको कहा कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते अब ये 4-5 गांव के लोग इससे पानी पिएंगे। तो वहाँ से पाइपलाइन सरकार ने डाल दी और 4-5 गांव के लोगों को पानी सप्लाई वहाँ से होने लगा। दरअसल निजी संसाधन कुछ भी नहीं है भारत में, ध्यान रखिए, सब कुछ सरकारी है, सब कुछ जनता का है, और निजी लोगों को जो लाभ पहुंचा। अब आप सोचिए कि प्रधानमंत्री कितना अंबानी और अडानी को लाभ पहुंचा सकता है, जब मैंने आपको छोटी सी बात बताई है बहुत ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। वो सारे लोग बहुत भोले हैं जो सारे भ्रष्टाचार को नकार देते हैं, बहुत ही भोले हैं वो, है ना। अब देखो, कांग्रेस के लिए यदि आसान होता कि सत्ता में आना, बहुत ही आसान होता, यानी कि ये बनेंगे 5 साल के लिए, 5 साल के लिए हम बनेंगे। अब क्या हुआ कि राहुल गांधी भी खुल के एकदम से सामने आ गए और उन्होंने तय किया कि अब मैं सब भंडाफोड़ करूंगा, और बकायदा चाहे मुझे, क्योंकि सत्ता में आ ही नहीं सकते ना, आने की संभावना बहुत कम। उनको लगा कि अब 20-25 साल तक शायद नहीं आ पाएंगे, तब वो सारे क्लू जो है वो जनता को बता रहे हैं। मैं भी चुनाव हार गया इसलिए बता रहा हूँ ठीक है तो ये तभी जनता को बताया जाता है जब तक कि, मैं पहले भी बता रहा था, ठीक है तो ये तभी बताए जाते हैं कि उसको पता है अब मैं खा नहीं पाऊंगा, मेरे को ये मौका नहीं मिलने वाला है। तो सबसे अच्छा है कि सामने वाला जो खा रहा है उसको मैं लीक कर दूं, जनता में बता दूं कि ये क्यों खा रहा है और ये कैसे खा रहा है। अब निश्चित है कि वो नहीं खा पाएगा, क्योंकि ये पहरा उसके लिए अपने आप उसने अपनी कब्र खोद ली। अब वो नहीं कर पाएगा गड़बड़। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इन्हीं चीजों को क्रिटिसाइज करके वो पहुंचेगा, है ना। तो फिर वो ये काम नहीं कर पाएगा, आसानी से नहीं कर पाएगा। बाकी होता है, बहुत ज्यादा होता है। इसलिए वो इतना पता है, सेवा का पद है मंत्री। तो मंत्री अगर आप बन गए तो आप परेशान हो जाएंगे, इतने सारे लोग समस्या लेके आएंगे, इतने अधिकारी आपका वेट करेंगे, आपको सिग्नेचर करने पड़ेंगे, फाइलें देखनी पड़ेंगी, 3-3, 4-4 दफ्तरों में जाना पड़ेगा, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है। मुझे नहीं लगता है कि सेवा की इतनी भावना किसी में उमड़ रही है कि वो इतने लोगों की सेवा करना चाहता है। मैं इसकी भी करना चाहता हूँ, इन 10,000 लोगों की मैं करना चाहता हूँ। ये 10,000 लोग अपनी परेशानी मुझे बताएं, मैं सॉल्व करूँगा उनकी। ये है मंत्री पद, तो डेफिनेटली वहाँ लाभ है, इसलिए लाइन लग रही है। सेवा के लिए उत्सुकता नहीं है, उसके लिए जल्दी नहीं है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। आज कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। थोड़ा सा हम करप्शन में भी चले गए, एथिक्स वाले में फिर चले गए, वो चले ही जाते हैं हम लोग। तो आज जो है कुछ काम अधूरे रह गए, नेक्स्ट क्लास में जिन लोगों का इंटरव्यू बचेगा उनको और काम सुनने को मिलेंगे, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु।